बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 जनवरी साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेशक बेशक। यार आपके पास हो गया क्या चीज़? बजट, वही जाना था। जी जी वही जाना था। कल बड़ी बहस हुई है उसके ऊपर, हुकूमत ने बड़ी जुगतें शुगतें करवाई हैं। हम्म। नहीं होया तो हो जाएगा जी। और बिलावल के जुगे चेक किए? आहो। कहते हैं हर सदी में एक बहरान आता है और इस सदी का बहरान इमरान खान है। हाँ, बात तो वैसे ठीक कर गया नहीं, अनफॉर्चुनेटली। स्क्रिप्ट राइटर तो अच्छा है, अच्छे लोगों ने तकरीर लिख के दें। ठीक है ना। तो इमरान खान का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? हाँ, इमरान खान ने बहुत ज़्यादा अच्छा जी। लेकिन बहुत ज़्यादा है? क्वालिफिकेशन लैक कर दे बस। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। एक बंदे ने दूसरे से पूछा कि एक मकान को 10 आदमी 10 दिन में बनाते हैं, हाँ 100 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? हाँ, उसने क्या जवाब दिया? लड़ाई हो जाएगी। उन्हें कहा मकान ही नहीं बनेगा मकान नहीं बनेगा, लड़ाई होएगी। तो मुल्क नहीं ना चल रहा। 73 उसके, या हाँ 73 के करीब तो हमने गिने थे, इससे भी ज्यादा है, तर्जुमान है। इतने ही फिरकों की बात हुई थी। लॉ पर दादाजी एक बात बताइए, जो टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट होता है उसका काम अपने काम से काम रखना होता है। ये गवर्नर स्टेट बैंक जो है आपका दोस्त रजा बाकर, इसकी दादाजी आप टोन चेक करें, वो पॉलिटिशियन वाली टोन है। हाँ हाँ, क्यों? खबीस है ना वो, खुदा का बेटा समझता है ना अपने आप को। आई एम द चोजन वन। यार वो वाली खन्नासियत है ना उसकी, दिमाग, वो एरोगेंस उसके चेहरे से नजर नहीं आती है आपको? इसकी टोन ही बड़ी अजीब है। चोजन वन है ये, वही है एम अहमद की लेगेसी है। ये वही लेगेसी है ना यार होगी। ये वो जो नाम निहाद है, क्या नाम है वो जिसको नोबेल प्राइज मिला है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट अपने आप को कहता था, अपना जो है डॉक्टर सलाम। हाँ, ये डॉक्टर सलाम और एम अहमद वाली लेगेसी है ना। वो ऐसे करो दिनों को जान छुड़ाई सी यार। चलो आगे चलो। अच्छा जी। अच्छा, अब अच्छी खबर पढ़ो। हाँ ऑटो सेक्टर। हाँ जी। ऑटो सेक्टर की जो सेल है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 59% बढ़ी है और ये हर जगह इस वक्त मौजूए बहस है, जी, बल्कि मौजूए सुखन है कि मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर लूट मार हो रही है, जहाँ पे 22 करोड़ अवाम लूट रहे हैं, तो 22 लाख लूट भी रहे। जी जी, ऐसे ही होता है, ऐसे हर ही होता दौर है। में होता है। ऐसे ही होता है। उन 22 लाख में से अगर 1 लाख बंदा भी खड़ा होकर कहे कि मैंने अपनी गाड़ी लेनी है, मैं 22 लाख की बात नहीं कर रहा। आप हर नई गाड़ी को उतार रोक के पूछ लें, एक दफ़ा सर्वे कर लें, उनको भाई तुसी कर दे की हो? ठीक है, मैंने आपको बताया था, डॉक्टर होएगा जी, लेबार्टरी का मालक होएगा, ठीक है, हस्पताल का मालक होएगा। क्यों? कोरोना में अंधी इनकी लगी है। ठीक हो गया ना जी। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाएगा एड़े हुंदे नहीं होलसेलर टाइप के बड़े डीलर है, जी जी। वो हो जाएंगे। माल रोका, क्राइसिस पैदा किया, माल कमाया। ठीक, इस तरह के वेस्टर्न इंटरेस्ट होंगे और ये 22 लाख हैं इस मुल्क के अंदर, उन्होंने लूटा है। तो उन्होंने गाड़ी तो खरीदनी है ना यार। ये तो 59% कम राइज हुई है, ये 200% 300% राइज होनी चाहिए। और रियल स्टेट वाले तो भला सदा क्यों? बाहर हैं जी। भला क्यों? क्यों? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए मेरे प्राइम मिनिस्टर ने ये मुझे बताया था सऊदी अरब के अंदर खड़े होके MBS के सामने कि पैसा बाहर जा रहा। अच्छा जी। ये कम राइज है मेरी जान। ऑटोमोबाइल की सेल जो है वो 500% तक बढ़नी चाहिए। ठीक है ना जी जी। जितनी आबादी ज्यादा होगी उतनी पर कैपिटा मिनिमम करप्शन करके आप बहुत जल्दी खरबपति हो जाएंगे। और लोग हुए हैं। और पिछले 3 साल के अंदर देखते, अब ये जो सदाकत अब्बासी है, मतलब बाप उसका स्कूल का चौकीदार है, ठीक है ना, जी जी। खुद उसका कैरियर का आगाज पोल्ट्री फार्म पे काम करने, 500 देता है टोटल। नहीं, लेकिन इस वक्त वो खरबोपति है। हाँ जी। उसके भाई का होटल है, वो फलानी एसोसिएशन का चेयरमैन है, ये वो सारा कुछ।
भाई होटल एसोसिएशन का मरी का चेयरमैन बना हुआ है तो होटल होगा तो बना है ना, जाहिर है, वो तो बुनियादी शर्त है। ठीक है ना। पोल्ट्री फार्म उसके इतने ज्यादा हो गए यार। ये जो ओवरनाइट वेल्थ आई ये कहां से आई? कोई 2 नंबरी होगी तो आई है ना। जाहिर है, चलो बता दें। किसी मैस के हमसाए में पोल्ट्री फार्म होगा तो खुशहाली बरस गई होगी बर्फ की तरह उसके पोल्ट्री फार्म पे भी, तो आनू की इतराज। अच्छा जी, तरीन साहब ये कह रहे हैं कि एसपीपी के हेड को टू बी फायर्ड इफ डजंट हेल्प गवर्नमेंट अचीव ग्रोथ। अगर स्टेट बैंक का हेड ग्रोथ अचीव करने में मतलब हुकूमत की मदद नहीं करता, तरक्की की शरह जो है उसके लिए हुकूमत की मदद नहीं करेगा तो उसको फारग कर दिया जाएगा। ये ये मुमकिन है? बुनियादी तौर पे जब आपकी मिसाल बुरी है लेकिन दे देनी चाहिए। आजकल मैंने बंदा बहुत जहर लग रहा है, मैंने क्या भी सी मेरे सामने ना आई, कल मैं क्या सी लेकिन बाज नहीं आया तो लिहाजा मैं हूँ कहने लगा। कुत्ता जब घिर जाता है ना, भले अपने मुखालिफ कुत्तों में घिरे या किसी और जानवर के गिर जाए ना, तो फिर दांत निकालता है। वो दांत निकाल के वो भौंक नहीं रहा होता, बस वो चेतावनी दे रहा होता है। सही है। हाँ मैं भी मारा गए हैं, ठीक है। उसको कहते हैं दांत निकोसना। ये बेसिकली जो है ये दांत निकोस रहा है। अच्छा, क्योंकि इसे पता है कि पल्ले मेरे कख नहीं रह गया, कोई इख्तियार मेरा नहीं रह गया इसके अच्छा, ऊपर कचीचियां ले रहा है। कानूनी तौर पे। तो अब वो दांत निकोस रहे हैं जनाब हजरत किबला शौकत तरीन साहब। जी, एक बड़ी खबर है मेरे पास। हाँ दादाजी, जो डिफॉल्टर्स हैं हाँ। उनका डाटा आ गया है। अच्छा यार ये फजूल होता है यार, मैं इस डाटे को नहीं मानता। नहीं मानते? मैं हमेशा चैलेंज करता हूँ, ठीक है। बाबा शाहिद इकबाल ने दिया है, अथेंटिक होगा लेकिन टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर आ गया, इसको रखना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग लोन है ये, लिक्विडेटेड लोन नहीं है, मतलब डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ, पेंडिंग है, ठीक है। बुनियादी तौर पे होता क्या है? बुनियादी तौर पे ये होता है कि हुकूमत से 100 अदारों ने लोन लिया काम करने के लिए। अब लाजमी तो नहीं है कि 100 के 100 काम करेंगे, 100 के 100 कामयाब होंगे जी। ठीक है। ये हमारे यहाँ इसे एक डॉगमा बना दिया गया है क्योंकि सारी उम्र कोई काम नहीं किया होता, मुलाजमत की होती है ना सारी उम्र। जी जी। तो आखिरी सर्विस के आखिरी सेक्टर में जाके इख्तियार मिल जाता है और फिर जनाब वो छड़ी दिखा दिखा के तो हम लोगों को बताते हैं, उन्हें बिजनेस का पता ही नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है उनके अपने अदारे के इंडस्ट्रीज़ हैं। तो खैर सारी उम्र कुछ किया तो होता नहीं है, बिजनेस की ABC का नहीं पता होता। और जब आप फिर सेमिनार करवा के 5.8% ग्रोथ को कहेंगे कि ये अच्छी नहीं है तो बुरी नहीं है तो अच्छी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, तो उनके दिमाग का इलाज होना चाहिए। बुनियादी तौर पे दुनिया का जो डाटा है वो ये बताता है कि जब आप 100 काम शुरू करते हैं तो उनमें से सिर्फ 8 कामयाब होते हैं, 92 नाकाम होते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान बेहतरीन है इस हवाले से। पाकिस्तान में 100 काम शुरू हों तो 17 कामयाब होते हैं, डबल से भी ज़्यादा है हमारी कामयाबी की गुंजाइश। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो पैसे लेके बैंक से कारोबार करने का रुझान ही नहीं है। और माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग भी हमारे यहाँ बहुत कम है। 17% के बावजूद हमें हर कोई करप्ट लगता है, हमें हर कोई करप्ट लगता है, लूट के खा गया। और बाकी जो होता है ना भाई 83% उसने नाकाम होना ही होना है। यार ये तो मेडल दें हमारे बिजनेसमैन को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि जो इतनी दुनिया से डबल रेशो रख के चल रहा है और आपको कामयाबी दे रहा है। उसकी एक वजह यह है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का शोबा बहुत कम है और जो भी नए शोबे के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में एंटर होता है वो कामयाब हो जाता है। ये एक अलग मौजू है, उसको हम साइड पे कर लेते हैं कि लेकिन रेशो दुनिया से डबल है। ये एशियाई तरक्याती बैंक की मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, है थोड़ी सी पुरानी, ठीक है। अब अगर ये सूरत हाल है तो यार बाकी जो डिफॉल्टेड हैं उनको उठाना है ना आपने जी, ठीक है। आपका बच्चा आपसे कहता है कि अब्बा जी मैंने काम करना है, मुझे पैसे दे। वो काम करता है, नाकाम हो जाता है, उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, उसको बाहर बाजार में खड़े होकर जूते मारेंगे और कहेंगे कि इसने मेरे पैसे डुबो दिए? नहीं, ज़ाहिर नहीं। उसे उठाएंगे, हौसला देंगे, हौसला दे के उसका मुंह चूमेंगे, बेटा कोई बात नहीं, नाकामी हो जाती है, चल मेरा पुत्र। हम बैठ के एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या हमाकतें आपने फरमाई थी जिसकी वजह से। ये अच्छे बाप की निशानी में बता रहा हूँ। अगर कोई उल्लू का पट्ठा बाप हो तो वो हरकत करेगा जो मैंने पहले अर्ज कर दी। जो बाप होंगे, जो सेंसिबल बाप होगा, वो जाके अपने बच्चे को उठाएगा, कहेगा बेटा कोई बात नहीं, डिफॉल्ट हो गया, अब आप बता गलती कहाँ हुई थी।
और जिसने नाकामी की होगी ना, उसे अपनी गलती का जरूर पता होगा, उससे सबसे बेहतरीन पता होगा। उसको बेहतरीन तजिया करके बताएगा कि यहाँ 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 मेरे से खामियां रह गई थी, ठीक है। उसे बाप फिर कहेगा बेटा कोई बात नहीं, इन खामियों को प्लग इन करके ना अब हम अगला काम करेंगे, यही करना है, इसे रिस्ट्रक्चर करके रिज्यूम करना है, ओके, नहीं चल फिर अगले काम की तरफ चलते हैं, ठीक है। और रियासत बाप होता है, माँ होती है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर हमारा कोई काम करता है और वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता, होना वो एंटरप्रेन्योर चाहिए, सदाकत अब्बासी नहीं चाहिए जी। और बाय द वे सदाकत अब्बासी जैसों को लोन की जरूरत भी नहीं होती, उन्हें ब्रीफ केस डिलीवर हो जाते, ठीक है। अगर वो है बंदे का पुत्र है, ठीक है, तो वो दोबारा ये गलती नहीं करेगा ना। अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो रियासत का फर्ज होता है कि ये राइट ऑफ करे। आप यार अमेरिकन बैंक्स उठा के देख लें, वो हर साल कितना एंटरप्रेन्योर्स को, हो वो मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का बंदा, ट्रेडर की बात नहीं हो रही, ट्रेड जो है वो नहीं हमें इस कौम की जरूरत। वो कौम जिसकी आबादी 1 करोड़ के ऊपर चली जाती है, ट्रेडिंग पे उसका गुजारा नहीं हो सकता। हम 24 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। हम दुनिया के चौथे बड़े कॉटन के प्रोड्यूसर हैं, हम दुनिया के 5वें बड़े दूध के प्रोड्यूसर हैं, हम दुनिया के 3रे बड़े एक्सपोर्टर हैं राइस के। ये चीज़ें वैल्यू एडिशन होकर बाहर जाएं तो यही हमारी एक्सपोर्ट जो 32 अरब डॉलर की हैं, ये 132 अरब डॉलर की हो जाए। मुसीबत क्या है कि हम चीज़ों की लोएस्ट लेवल के ऊपर जमाबंदी करके विदाउट वैल्यू एडिशन एंड ब्रांडिंग उनको बाहर बेचते हैं। तो वो जो चीज़ें हमारी 132 अरब डॉलर की होनी चाहिए, वो 32 अरब डॉलर की नहीं हो पाती। मैं इस पर बड़ा दुखी हूँ, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ आपका। तो भाईजान, ये जो तमाशा लगता है ना, ये तमाशा लगाता है हमारा सरकारी मुलाजिम, जिसके मुंह को कोई आगे से पकड़ने वाला नहीं है। मेरी क्या औकात है यार, ये 8-10 हज़ार बंदे सुन लेंगे, उनमें से भी अद्धे से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, तो मेरा क्या इम्पैक्ट होना है। लेकिन जिन तक मैं ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं, इस सरकारी मुलाजिम के मुंह को बजा हुआ है कुछ, उसको संगली डालने की जरूरत है, और कोई मसला नहीं, ठीक है। वो भाई तुम्हें पता ही नहीं है बिजनेस कैसे होता है, तूने सारी उम्र तनख्वाह ली है यार, वो कहता है मुझे सब पता है। और अब पेंशन पे तुम गुजारा कर रहे हो। इस कौम की उस एंटरप्रेन्योर के कमा के डी, वो कलेक्शन एजेंट है एफबीआर का, वो सेल टैक्स काट के हर महीने एफबीआर में जाके जमा करवा के आता है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है। अगर ये टैक्स उसने कौमी खजाने में जमा करवाना, तो एफबीआर के जो हरामखोर पाले हुए हैं हमने, वो किस लिए रखे हुए हैं, ठीक है। इधर आओ ना जरा, वो भाई नहीं बिजनेस चला उसका, दुनिया में नहीं चलता। तो अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, जो बाबा आदम है, जो कैपिटल, जो मेरा मतलब है नाउज बिल्ला उस तरह ना समझा दें अंग्रेजी मुहावरे में, जो मक्का है कैपिटलिज्म का सेंटर है, वहां पे क्या होता है, हर साल कितने एंटरप्रेन्योर नए बिजनेसेस को वो राइट ऑफ करते हैं लोग। यार मेरे मुल्क में तो उसका अशरे अशीर भी नहीं है, 0.001% भी नहीं है जो हर साल आप राइट ऑफ करते हैं। और एक लिस्ट बन गई हुई है पिछले कोई कम से कम 1973 से ऑनवर्ड, ठीक है, क्योंकि नेशनलाइज हो गए थे बैंक। अब मुझे ये बताइए, ये नॉन परफॉर्मिंग लोन वाला मसला है, जी जी, ये किसी प्राइवेट बैंक में है? नहीं है। मेजॉरिटी सरकारी बैंक, या जो सरकार से प्राइवेटाइज हुए थे। मियां मंशा ने जब एमसीबी लिया था ना, फुल फ्लैज, हुसैन लवाई जब आखिरी दफ़ा फारग किया था उसने नवाज शरीफ साहब के दूसरे इक़्तिदार में, तो उसने कैसे उसको खड़ा कैसे किया था, उसने जितने लोगों ने पैसे डिफ़ॉल्ट किए हुए थे एक एक करके बुलाया, हाँ सही कितने हैं तुहाडे, उन्हें कहा जी 1 करोड़ रुपये, वत देवना कितना है। जिसने कहा ना नहीं है, उसने कहा लाइन फेर दी, थैंक यू वेरी मच, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। हम इसको हटा दें अपनी बैलेंस शीट पर से, और इस लाइबिलिटी को हटा के आगे चलें। अगर किसी ने कहा करोड़ का मैं 10 लाख दे सकता हूँ, तो इतने 10 लाख रखो, जमा करवा के ले आकर रसीद दो, बाकी मैं राइट ऑफ, मतलब इस तरह करके उसने यार अपनी बैलेंस शीट क्लियर की थी। बेसिकली ये क्राइम है बैंकर का। अब मैं आपको बताऊं ये होता क्या है जी। ये बेसिकली क्राइम है बैंकर का।
वो बैंकर जिसने इस बुनियाद के ऊपर सरकार को खुश करना, और यूथिया भी तो बैंकर हो सकता है ना यार, कोई ज़ाहिर हो सकता है। ठीक है। उस यूथिया बैंकर ने अपनी प्रमोशन के लिए, हुकूमत को शो करने के लिए कि जी मैं तो बड़ा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन ये जो बैड डेट है, ये जो नॉन परफॉर्मिंग लोन है, इन्होंने मुझे नहीं करने दिया। ये नॉन परफॉर्मिंग लोन राइट ऑफ होना हमारे मुल्क के एंटरप्रेन्योर का हक है, उसका फंडामेंटल राइट है। अगर उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया है तो उसका बिजनेस क्यों फ्लॉप हुआ है? सियासी सूरत हाल बदल गई, आपने टैक्स रजीम चेंज कर दी, आपने बार वक्त उसकी मशीनरी क्लियर नहीं की, आपने उसको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं होने दिया, फ्लॉप हो गया। आपने कंज्यूमर तक उसकी रसाई नहीं बनाई, आपने उसे एक्सपोर्ट करने के लिए सहूलतें नहीं दी। इनमें से कोई ऐसी बात है, कोई एक ऐसी बात है जो उसके अपने कंट्रोल में हो? ये सारा हुकूमत की बदअमालियों का नतीजा है, और मुजरम आप उसको बना रहे हैं। इसीलिए मेरे मुल्क के अंदर नौजवान बच्चा जब निकलता है अदारे से, वो नौकरी ढूंढता है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। और कौमें कुर्बानियां देती हैं कि हमारी इस साल जो नस्ल हमारी बाहर निकली है, उसमें से एंटरप्रेन्योर कितने बने हैं जी। उनको सब्सिडाइज किया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। समझ गया ना कि नहीं समझ? जी जी, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर मैं जज्बाती हो गया इस बात के, ठीक है। इसलिए ये जो लोन की हमने बना के रखी है ना 1973 से ऑनवर्ड, जब से बैंक नेशनलाइज कर दिए गए, हाँ। वो लिस्ट भी नहीं है। जो भी आता है ये ट्रक की बत्ती होती है, ये बैंकर जो है वो स्टेट बैंक को देते हैं, या स्टेट बैंक के अंदर भी कोई रजा बाकर आके बैठा हो तो उसको दिया जाता है। वो आगे पेश करके अपनी परफॉर्मेंस शो कर लेता है। यार ये क्या बात हुई यार, ये होता है दुनिया के अंदर। मजीद जज्बाती करने और लगा बैंक कमाते क्यों हैं वैसे? बाय द वे, वो को अपने पेट बड़े करके तो नहीं ना कमाते। दो ही रोटियां, एक ही रोटी खाता है आजकल मियां मनशा, ठीक है ना। बैंक कमाते हैं, उन्होंने अगर खुद कमाया है तो थोड़ा सा कौम के लिए भी कुर्बानी देना। नए एंटरप्रेन्योर को आपने दिया था या पुराने को दिया था, फ्लॉप हो गया, ओके, वेल एंड गुड, आगे चले, प्रोग्राम में भी आगे चले। हाँ। मजीद जरा आपको जज्बाती कर लो। हाँ। हुकूमत के चौथे साल तरीन साहब फरमाते हैं कि PMN वजह है $60 बिलियन खसारे की, क्योंकि उसने डॉलर को 94 पे रखा। जी। PMLN ने डॉलर को 94 पे रखने के लिए $60 अरब किए। इसके ऊपर इसहाक डार साहब का तफसीली बयान चूंकि आ गया है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहना, तुम उत्थों सुन लो। ओके। उन्हें चंगी की है, ठीक है। और मुझे वो दौर याद आ गया यार, जब इसहाक डार और मियां नवाज शरीफ अंदर बैठे हुए थे और ये बाहर सिफारिशें कर रहा था जर्नलिस्टों से, मुझे मिलवा दे अंदर। शौकत तरीन जो था, हम भी खबर लेने गए हुए थे यार, खबर की तलाश में वहां पे पहुंचे हुए थे, ठीक है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं जी, मियां नवाज शरीफ ने उस चंद मिनट की मीटिंग के बाद हमें अंदर बुला लिया, हमसे मुराद जर्नलिस्टों को, ठीक है। ये बाबा बाहर ही खलोता। अच्छा, इसको फिर भी नहीं बुलाया? इन्हों नौकरी नहीं दी थी उन्हें, इन्हों बड़ा दुख है। इसको पहली टर्म के अंदर नौकरी दी थी कि चल यार ये हबीब बैंक और ये सारे बैंक वगैरह सीधे पत्रकार हमने प्राइवेटाइज करने हैं, वो इसने नौकरी दे दी थी। दूसरी टर्म के अंदर नौकरी दी नवाज शरीफ साहब ने, शौकत तरीन बहुत दुख है, बहुत रंज है, मुलजम को इस अमर का रंज है। वो खबरों में लिखा होता है ना, कत्ल की खबर जो छपती है तो उसके अंदर एक फिक्रा लिखा होता है कि मुजरम को इस अमर का रंज था। तो इनको भी इस अमर का रंज है कि नवाज शरीफ ने इनको अपने दूसरे टर्म के अंदर नौकरी नहीं दी और तीसरी टर्म के अंदर आने से पहले इनको फारग किया जी, क्योंकि ये उनके भी तो पीपल्स पार्टी के भी तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे ना ये, और तबाही फेर के ये बंदा भाग गया था उस वक्त में। अगर मैं आपको याद दिलाता अब फिर तबाही फेरेगा तो अब भी नहीं, अब तो पहले ही तबाही फेरी बड़ी है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 शाया हो गई है। पाकिस्तान के मुतालिक ये कहा गया है कि 5 बड़े रिस्क जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, उसमें सबसे बड़ा खतरा है डेट क्राइसिस का। नंबर 2, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये तो बर्फबारी वगैरह सारी, अच्छा, मतलब मौसम की शिद्दत हो, सैलाब, जी, फेलियर टू स्टेबलाइज प्राइसिंग, प्राइस जो है वो मुस्तहकम ना रह सके, प्रोजेक्ट रिस्क, ठीक है। फेलियर ऑफ साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट डैमेजेस, यानी कि एक जामे किस्म का डिजास्टर है, जामे किस्म की तबाही है जो इस हुकूमत ने तमाम शोबों के ऊपर मुसल्लत कर दी। जी, यही पाकिस्तान के लिए खतरा है, ठीक है ना। ये खतरात उन्होंने गिनवाए हैं।
ये जो बाकी के हैं, मेरा मतलब है कि हम दादा पोता शो करते हैं, किसने एक लेवल पे करते हैं, एक छोटे से लेवल पे करते हैं। यार ये तो हमें भी पता है कि सबसे बड़ा बुहरान जो है, जो इन्होंने कर्जे ले लिए हैं, उनके ऊपर उनकी और उनके सूद की अदायगी है। ठीक है, और अगले 2 साल में हमने इस लेवल पे पहुंच जाना है कि हम जितना टैक्स इकट्ठा कर रहे होंगे, वो जो लिए गए कर्जे होंगे उनकी सूद और उनके असल ज़र की वापसी में जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं होंगे हमारे पास जब तक कि आप मेजर सर्जरी नहीं करेंगे। मेजर सर्जरी से मुराद है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर पड़ी हुई 30 में से 17 गाड़ियां बेच के 950 गाड़ियां नहीं लेनी जी। जो इस हुकूमत ने किया है। और ये मैं फिगर बता रहा हूँ आपको, जून 2021 तक का, उसके बाद भी ली होंगी। ठीक है, अगर इस तरह के डिजास्टर्स मेजर करेंगे तो यही रिजल्ट होगा। मतलब ये 8 से 10 साल जो है पायन पेट पे पत्थर बांध के काम करना पड़ेगा, जिसने पाकिस्तान को वापस ट्रैक पे लाना होगा। तो और 8 से 10 साल क्या, यहाँ पे 8 से 9 माह के बाद भी तरना शुरू हो जाता जी। टाइम खत्म हो गया, 1-2 खबरें जल्दी से पढ़ दूं। सर्कुलेटेड का वो ही नहीं आ रहा है। वो फिर 2400 अरब से ऊपर। हाँ, हुकूमत ने IMF को वादा दिया है कि हम 1800 अरब पे लेके आएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये ला पाए। तो सकूक जारी करके करके भी नहीं आ सकेगा, क्योंकि उधर जब तक दूसरी साइड से बोरी का मुंह बंद नहीं करेंगे तो जो कुछ उसमें डाले जाएंगे दूसरी साइड से बहता जाएगा, दूसरी साइड से निकलता जाएगा। जी। हमने वर्ल्ड बैंक की फोरकास्ट की खबर पढ़ी थी पाकिस्तान के हवाले से, वो 4% नहीं, वो इन एक्चुअल 3.4% है। 3.25%। जी, वो आगे इसकी हुकूमत तो 5.6% की बात कर रही थी। करती रहे, क्या फर्क पड़ता है? 10% क्या लें? 5.25, यानी कि उन्होंने कहा 3.25 से ज्यादा नहीं होनी, 3.5 से ज्यादा नहीं होनी। ठीक है जी, चले कोई बात नहीं। वो अपना मोदी के यार हैं, रा के एजेंट हैं, यहूदन के बच्चे हैं, तो इसलिए वो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं वर्ल्ड बैंक वाले। हम उनकी बात नहीं मानते। वाइंड अप कीजिए बस। ले सामीन करम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।